तो आप सुन रहे हैं, जनता की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। सुरेश प्रभु मुस्कुराते हुए जानते हैं कि पूरे देश की उम्मीदें उन पर टिकी हुई हैं। क्या ये बजट लोकप्रिय होगा? क्या ये बजट हकीकत में अहम मुद्दों को एड्रेस करेगा? किस तरह से समन्वय और संतुलन बनाएंगे? सर, पीली शर्ट पहने, एनी रीजन? It is hopefully it will be a good budget to satisfy all your expectations. तो सर बोलते हुए कि होपफुली इट विल बी अ गुड बजट टू सेटिस्फाई ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। और 2 बारी बाहर आए थे सुरेश प्रभु मीडिया से बात करने के लिए। जाहिर तौर पे एक तरीके से कड़ी चुनौती है उनके लिए, और आज वो यहाँ से रेल भवन जाएंगे, जिसके बाद वो संसद का रुख करेंगे और अपना पहला रेल बजट दुनिया के सामने, देश के सामने रखेंगे। देखना होगा कि क्या प्रभु वाकई में जनता को भा पाते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक। तो एक उम्मीद और एक आस रेल मंत्री जी के जरिए ये बात निकल कर आई है। उम्मीद कीजिए, आस लगाइए, भरोसा कीजिए, स्थिति यात्रियों के लिए अनुकूल होगी। तो जो लगातार इस बात की दिशा में बार बार सोचते हैं कि रेल बजट का दिन कम से कम एक दिन तो उन्हें राहत दे दे, और राहत के जरिए कहीं एक मैसेज आए कि हाँ, रेल में सफर करने वाले लोगों की तरफ भी सरकार देख रही है और चाहती है कि उनका सफर और बेहतर हो जाए, आरामदायक हो जाए, सुरक्षित हो जाए। इन सब के बीच कई सवाल खड़े होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप दिल्ली से शताब्दी से भोपाल के लिए निकलेंगे तो 2 मौके तो हमारे साथ ही आए, जिसमें एसी फेल हो गया, चूंकि गाड़ी बंद रहती है। तो पता किया गया तो उनकी तरफ से जवाब था कि आपके घर में एसी बंद नहीं हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि ये घर की तरह है। भोजन को लेकर संकट आता है तो क्या एक वक्त लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था जब रेल मंत्री थे, खाना तो घर में भी गड़बड़ रहता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये ऐसे सवाल है। इसका मतलब ये है कि रेल कहीं ना कहीं जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो जिंदगी जीने के दौरान व्यक्ति अपने परिवार और घर से जोड़ता है। तो रेलवे का सफर भी शायद उसी तरीके से माँ की गोदी में बैठकर सफर कराने वाला हो जाए, लेकिन माँ बड़ा ध्यान रखती है। लेकिन यहाँ पर क्या भारतीय रेल उस दिशा में जा सकती है, सोच सकती है? हरिश्चंद्रा जी, दोबारा उस सवाल पे हम लौट रहे हैं, बार बार उस सवाल पे हम लौटना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है खर्चा कम करना, भले वो स्टाफ का हो, भले ही वो पैसेंजर लॉसेस का हो, उसको कम करना। दूसरा, इनोवेटिव तरीके से आमदनी को बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। और तीसरा जो बहुत अहम मुद्दा है जिसपे कि इस समय तक सरकार एड्रेस करने को तैयार नहीं है, वो ये है कि नॉन कोर एक्टिविटीज को आउटसोर्स करना, ऑफलोड करना, प्राइवेट सेक्टर में डालना, पीपीपी में डालना, जॉइंट वेंचर में डालना। भारतीय रेलवे अपने ही सामान, संसाधन, लोकोमोटिव, कोचेज, वैगन्स मैन्युफैक्चर करता है। दुनिया के बाकी सब रेलवे में, किसी रेलवे में ऐसा नहीं होता। तो हमारे पास जो कैपिटल होता है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्रोजेक्ट्स पे होता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ पे होता है, और जो चीज़ें हम करते हैं जैसे स्कूल चलाना, कॉलेज चलाना, हॉस्पिटल चलाना इत्यादि पे, सब जगह पे हम खर्च कर रहे हैं। इनको कंजर्व करना जरूरी सबसे आया था। जैसे ही मैसेज आया कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, हंगामा मच गया साहब। संघ परिवार के भीतर से हंगामा मच गया। प्रधानमंत्री को कहना पड़ा ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? आपने बीच में एक शब्द यूज किया, इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। वो इनोवेटिव आइडियाज पैसा बाहर से आए, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगे, या प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से हो जाए कि अलग अलग यूनिट्स जो चाहे पर्यटन के लिहाज से है, महाराष्ट्र में मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट को आपने दे दिया, आप पर्यटन कराइए, या जो सर्किट्स जोड़ने की बात है, चाहे वो बौद्ध संस्कृति को एक साथ देश में जोड़ने की बात। क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल मजबूरियां हैं जो आपको इनोवेटिव आइडिया नहीं करने देगी, या इस देश की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी है कि आप प्राइवेट स्थिति में जा नहीं सकते? सबसे पहले हमें ये बात समझना जरूरी है, आग मेरे घर में लगी है और मैं चाहता हूं कि पड़ोसी आके मेरी सारी मदद करें। थोड़ी मदद वो जरूर करेंगे। सबसे पहले मेरे को अपनी मदद अपने आप करनी होगी जी, ये बहुत जरूरी है, और उस दिशा में ठोस कदम उठाने बहुत जरूरी है। प्राइवेटाइजेशन ही सिर्फ एक इसका जवाब नहीं है, लेकिन वो भी एक रास्ता है। एक रास्ता वो है। दत्ता साहब,
अब अगर अपने आप सरकार स्वावलंबी तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए रेल को सुधारने की दिशा में कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए तो वो क्या हो सकते हैं? मैं बताता हूँ। देखिए, 2-3 हैं, बाकी लोग कैसे करते हैं, यही तो प्रश्न है जी। रेलवे जैसे पावर है, फर्टिलाइजर है, फूड है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कहते हैं कि रेलवे को अगर आपको 7% की ग्रोथ रेट लेनी है तो 10% से बढ़ना चाहिए, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको 10% का इंतजाम करना है। जैसे रोड सेक्टर में पैसा लगाते हैं, अब 2.5 लाख करोड़ माना गया है कि आपका प्लान साइज होना चाहिए, जो आपने 40 से बढ़ा के 60 कर दिया। दूसरों ने कैसे किया? चाइना ने क्या किया, $600 बिलियन जो उनका समाज सुधार का कार्य था वो रेल मंत्रालय को दे दिया। आप उन लोगों को नौकरी भी दीजिए और आप उसको आगे बढ़ाइए, एक तरीका। यूरोप में बिलियंस ऑफ डॉलर की सब्सिडी है। अमेरिका में उनका किराया हमसे 100 गुना हो, फिर भी बिलियंस ऑफ डॉलर की एमट्रैक को सब्सिडी देती है अमेरिकन सरकार। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं और अच्छे इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से विदेशों में कार्य। एक चीज बताइए, आप जो बात चाइना का उदाहरण ले रहे हैं जी, चाइना की यूरोप का भी ले रहे हैं। 1 मिनट, हम जरा इसको समझना चाह रहे हैं। चाइना की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले बहुत कम है और भारत में डॉलर से ही हम झगड़ा रुपए को लेकर करते रहते हैं। हमारे यहाँ धारणा ये है कि हमारी करेंसी नीचे नहीं जानी चाहिए। चाइना में धारणा ये है कि विदेशी माल जो आए वो लोग ना खरीदें और कॉस्टली हो जाए, इसलिए उन्होंने करेंसी दबा दी। आइडियाज बिल्कुल 2 हैं अलग अलग। हमारे यहाँ तो हालत ये हो गई है कि लोग कोयला और आयरन तक बाहर से मंगाने की स्थिति में आने लगे हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। यहाँ के पूरे उसमें फंसना नहीं चाहते हैं जो प्रोसेस है। हमें ये समझाइए कि अब चाइना को हम कॉम्पीट करने की स्थिति में हो या ना हो, लेकिन हमारे यहाँ के पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम में के भीतर में उस रेल को हम कैसे सुधारेंगे जो देश की इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है और सामाजिक तौर पर लोगों को प्रभावित भी कर। इसी को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। पिछली एनडीए सरकार में 17,000 करोड़ का नॉन लैप्सेबल नॉन फंगिबल फंड दिया गया, जिससे रेलें इतने सुधर गई कि अगले 10 साल कोई किराया नहीं बढ़ा, फिर भी काम चलता रहा। लेकिन एक सीमा इसी प्रकार का चाइना में भी थी, किराया नहीं बढ़ा जो आप कह रहे हैं जी, वजह क्योंकि और भी कई साल 2003 से 2008 तक 9 तक कोई यात्री किराया नहीं बढ़ा। उसमें यात्रियों का टिकटों का जो फायदा था उसको और जोड़ते चला गया, बोझ बढ़ाया गया रेलवे पर। कितना इंजन ढो सकता है उसमें 1-2 डब्बे और जोड़े गए। जी ये सारी लेकिन जो विशेष काम था आपका, जो घिसी हुई रेलें थी उसका सुधार हो गया, ब्रिजेस का सुधार हो गया, विद्युतीकरण हो गया, इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इनपुट हो गए जो कि आपको एक्सेल लोड बढ़ाने में फायदा किया। कहने का मतलब अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाओगे और सभी रिपोर्टें कहती हैं, कहां से आएगा? मुश्किल तो यही है। देखिए पैसा तो है। अब आप अगर मान लीजिए रोजगार गारंटी स्कीम है, उसको रेलवे से जोड़ दीजिए जैसे चाइना में किया है। आप यूट्यूब पे जाइए, शंघाई से बीजिंग की लाइन बन रही है, गांव के लोग बना रहे हैं, उनको पेमेंट शाम को हो रहा है।